आज की कहानी एक सूरत के बड़े बिजनेसमैन दीक्षित जरीवाला की मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। सूरत में एक खूबसूरत सा एरिया है पार्ले पॉइंट, और पार्ले पॉइंट के अंदर ही 2 मंजिला मकान में दीक्षित जरीवाल रहते थे। 28 जून 2016 को दीक्षित जरीवाल की लाश इन्हीं के अपने ही घर में मिलती है, यानी कि इनका मर्डर हो जाता है। और इस मर्डर की खबर पड़ोसियों तक पहुंचाती हैं उन्हीं की पत्नी, जिनका नाम वेल्सी है। फिर वेल्सी की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आते हैं, देखते हैं कि दीक्षित जरीवाला खून से लथपथ हैं, खून से लहूलुहान हैं। फिर पड़ोसियों की मदद से 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया जाता है। ये बात लगभग 10 से 11 बजे रात की है। इस रात को पुलिस आती है और मामले की छानबीन करती है। फिर अगले दिन सुबह अखबारों में खबर छपती है, क्योंकि एक सूरत का बहुत बड़े बिजनेसमैन, कपड़े का व्यापारी का मर्डर हुआ था। उम्र थी सिर्फ 25 साल, और 2 साल पहले लगभग उनकी शादी हुई थी। पुलिस जब जांच करती है तो क्राइम ऑफ सीन में पाती है कि कमरे तहस नहस है, अलमारी के सामान बिखरे हुए हैं। मतलब क्राइम सीन को देख के ये लग रहा था कि कोई भी अगर आया है तो मर्डर के नियत से नहीं आया है, चोरी के नियत से आया था घर में। उस घर के अंदर कैरेक्टर भी 3 थे, एक दीक्षित जरीवाला खुद, और उनकी एक पत्नी वेल्सी, और उनकी एक 1.5 साल की बेटी, जो कि विटनेस के लिए जाहिर तौर पर कारगर नहीं होती। तो दीक्षित जरीवाला की तो मौत हो चुकी। अब सारा दारोमदार उनकी पत्नी वेल्सी के ऊपर टिका हुआ था कि वही कुछ इस क्राइम में क्लू दे सकती हैं, वही ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकती हैं पुलिस को। जब दीक्षित जरीवाला के घर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो घर की हालात को देखकर वो लोग भी अपना बयान देते हैं कि इस मर्डर के पीछे जो मोटिव था वो लूटपाट का था। पुलिस अपनी जांच में पड़ोसियों से पूछताछ करती है, कुछ क्लू उनसे मिलता नहीं है, और घर में है 1.5 साल की बच्ची, उससे पूछताछ हो नहीं सकती। अब बच्ची वेल्सी का हालत पति के मौत के बाद इतनी खराब हो गई थी, रो रो के इतना बुरा हाल था कि वो रोते रोते बेहोश हो जाती थी। पुलिस कोई भी जानकारी उनसे लेना चाहती थी, पर वो देने के समर्थ में नहीं थी। फिर उनके रिश्तेदार और पड़ोसी जितने भी लोग घर पे आए थे, वो वेल्सी को समझाने की कोशिश करते, होश में लाने की कोशिश करते, पर वेल्सी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, 2 साल पहले शादी हुई थी और इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, तो उनको संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और रिश्तेदार और पड़ोसी भी समझ रहे थे कि यह गम इतना छोटा नहीं है कि इतना आसानी से सह लिया जाए। इधर पुलिस की जांच रुकी हुई थी, क्योंकि दीक्षित जरीवाला की वाइफ वेल्सी का वैसे हालत नहीं थी कि उनसे पूछताछ किया जाए। दीक्षित जरीवाला की मौत के बाद 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद भी उनकी पत्नी वेल्सी नॉर्मल नहीं होती हैं। वो सदमे में रहती हैं और लगातार रोती रहती हैं। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी आता है, थोड़ी सी भी उनका हालचाल जानने की कोशिश करता है तो रोने लगती हैं, और रोते रोते बेहोश हो जाती थी। फिर उनको होश में लाने की कोशिश करते लोग, पानी के बूंदों की छींटा मारते चेहरे पे। इधर पुलिस अपनी जांच शुरू रखती है, पर उतने दिनों में ना ही कोई विटनेस मिला, ना ही कोई कातिल का सुराग, ना कोई क्लू। पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं आया। पुलिस का हाथ बिल्कुल खाली रह गया 3 दिन के बाद भी। 3 दिन के बाद लगभग वेल्सी की हालत में जैसे ही थोड़ी सी सुधार आती है, तो पड़ोसियों की मदद से पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस के पूछताछ में वेल्सी एक नया कहानी सुनाती है, और कहानी ऐसी सुनाती है कि आपको सुनकर रोम रोम सिहर जाए आपका। वेल्सी बताती हैं कि 27 जून की रात दीक्षित जरीवाला के कोई रिश्तेदार थे, रिलेटिव, उनके यहाँ दावत थी। तो हम लोग वहां गए थे। खाना पीना खाने के बाद लगभग 9:30 बजे रात को वहां से हम लोग वापिस आए। तीनों आदमी अपने घर पहुंचे, और तीनों आदमी बेडरूम में अपने सीढ़ियों से 1st फ्लोर के ऊपर जा रहे थे। जैसे 1st फ्लोर के ऊपर पहुंचे तो दीक्षित जरीवाल भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने वेल्सी को बताया कि पार्किंग एरिया का लाइट जल रही है और मैं उसे बंद करके आता हूं, और वो लाइट को बुझाने के लिए नीचे चले गए पार्किंग एरिया में। मैं और मेरी 1.5 साल की बेटी अपने बेडरूम के अंदर चले गए। बेडरूम में पहुंचने के 10 से 15 मिनट बाद वेल्सी को लगा कि मेरे पति तो आए नहीं, इतना टाइम कैसे लग गया। फिर वो बेडरूम के ही बालकनी से उनको आवाज देती है, तो दीक्षित पार्किंग एरिया से इशारा करते हैं कि मैं आ रहा हूं, और उनको आवाज देने के बाद वेल्सी फिर अपने कमरे में आ जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद
बेल्सी को थोड़ा सा डाउट होता है मन में। फिर वो बालकनी के दरवाजे से जैसे झांक के देखती हैं कि वो अपने पुलिस को बयान दे रही थी। जैसे वो बालकनी के दरवाजे से झांक के देखती हैं, वो हैरान रह जाती हैं। देखती हैं कि 3 नकाबपोश जिनका चेहरा कपड़ों से ढका हुआ है, वो उनके पति को अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं और गले पर चाकू रखे हुए हैं, और एक आदमी हाथ पकड़ा हुआ है, उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए, मारपीट करते हुए सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं। और वो पुलिस को बयान में बताती हैं बेल्सी कि वो तीनों नकाबपोश हथियारबंद सीढ़ियों से मेरे पति को लेकर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं, और आने के बाद उसमें से एक आदमी मेरे पति के गले के ऊपर चाकू रखा हुआ था, और जो 2 थे उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। और बाथरूम के अंदर बंद करने से पहले मेरे पास जितने भी जेवर थे, गहने थे, क्योंकि मैं अभी पार्टी से लौटी ही थी तो सब पहन रखी थी, सब उतरवा लेते हैं। और उतरवाने के बाद दोनों माँ बेटी को बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं। और बाथरूम में बंद होने के बाद इसके आगे की कहानी बेल्सी को नहीं पता। पुलिस के बयान में बेल्सी यही बताई कि नीचे पार्किंग एरिया का लाइट मेरे पति बंद करने के लिए गए, उधर से 3 लुटेरे उनको चाकू के साथ ऊपर लाए और मेरा जेवर लूटे और मुझे बाथरूम में बंद कर दिए। इसके बाद बेल्सी बताती है कि जैसे 1.5 से 2 घंटे बीत जाते हैं तो बाहर से कुछ आवाज नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि लुटेरे शायद चले गए। तो मैं बाथरूम का दरवाजा तोड़ी और बाहर आई। बेल्सी अपनी बेटी को लेकर के जैसे बाहर आती है तो देखती है कि दीक्षित खून से लहूलुहान फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको चाकू से मारा गया है। उनकी हालत देख करके बेल्सी का भी हालत खराब हो जाता है। फिर बेल्सी बदहास हालत में चिल्लाती हैं, चीखती हैं, और चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं और फिर पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करते हैं और फिर पुलिस आती है। बेल्सी के इस बयान के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि बेल्सी ही एक अकेला विटनेस थी। दीक्षित और उनकी पत्नी जहां डिनर के लिए गए थे अपने रिश्तेदार के पास, वहां भी पुलिस पूछताछ करती है, वहां के नौकरों से, ड्राइवरों से भी पूछती है, फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन एक बात पुलिस को अजीब लगती है कि जिस घर में बेल्सी और उनके पति दीक्षित रहते थे, उसी घर में उनके सास ससुर भी रहते थे। पर सास ससुर एक दिन पहले ही विदेश चले गए थे अपने एक रिलेटिव के पास घूमने के लिए। पुलिस को एक और खास चीज पता चलती है कि दीक्षित और उनकी पत्नी बेल्सी के जितने भी रिश्तेदार हैं, एक भी रिश्तेदार उस 28 जून की रात को सूरत के अंदर नहीं थे। वो सब किसी फंक्शन या पार्टी में सूरत से बाहर गए हुए थे। मतलब कि कोई भी इनका रिश्तेदार या नजदीकी रिलेटिव उस दिन इनके नजदीक में कोई था ही नहीं। 28 जून की रात को बेल्सी और दीक्षित के अलावा जिस रिश्तेदार के घर में लोग डिनर पार्टी के लिए गए थे, सिर्फ वही एक बचे हुए थे सूरत के अंदर, नहीं तो सारे के सारे रिश्तेदार इनके कहीं बाहर गए थे। और पुलिस को एक और चीज छानबीन में पता चली कि जब सारे रिश्तेदार बाहर गए थे तो जो लुटेरे थे, बदमाश थे, उनके पास ये बात कौन पहुंचाया? क्योंकि जब घर में भी कोई नहीं है और शहर में भी कोई नहीं है तो बर्दाश्त करना आसान हो जाता है और पकड़ना बहुत मुश्किल। जब पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती है तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसी चीजें सामने आती है, कातिल का चेहरा अचानक से पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कमाल यह था कि ना कोई विटनेस था, ना कोई गवाही दी, फिर भी कातिल ने 6 ऐसी चीजें छोड़ दी जिससे कातिल खुद ही पकड़ा गया। वो 6 गलतियां क्या थी, वह 6 सबूत क्या थे जिससे कातिल पकड़ा गया, ये बात मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं 2 बातें और बताना चाहता हूं आपको। हैरानी इस बात से थी, 4 दिन तक जिनके आंसू नहीं थम रहे थे, 4 दिन तक जिसका रो रो के बुरा हाल था, 4 दिन तक रोते रोते जो बेहोश हो जाता था, और 4 दिन तक ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही पूरी खत्म हो गई। पर पुलिस के जांच में पता चलता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि दीक्षित की वाइफ बेल्सी ही है। फिर सवाल यह था कि बेल्सी झूठ क्यों बोलेगी, तो इसी सवाल को शक बनाकर पुलिस ने बेल्सी के खिलाफ ही धीरे धीरे जांच शुरू कर दी। बेल्सी से हमदर्दी भी जताती रही ताकि बेल्सी को पता न। जैसे ही 28 जून को तीनों अपने रिश्तेदार के घर से डिनर करके अपने घर पहुंचते हैं और अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसी टाइम दीक्षित बोलता है कि मुझे पार्किंग एरिया का लाइट बंद करना है, और लाइट बंद करने के लिए बाकायदा नीचे चला जाता है। लेकिन पुलिस अपनी जांच में पाती है कि पार्किंग एरिया का लाइट का स्विच
फर्स्ट फ्लोर पर भी लगा हुआ है, वहां से भी बुझाया जा सकता है पार्किंग एरिया का लाइट। फिर जब बेल्सी की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने पूछा कि ये जब फर्स्ट फ्लोर पर स्विच है पार्किंग एरिया का लाइट बंद करने के लिए, तो दीक्षित नीचे क्यों गया था? तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब बेल्सी के पास नहीं था। तो पहला झूठ है था जो बेल्सी के ऊपर शक का घेरा मजबूत किया। दूसरा झूठ यह था कि बेल्सी ने बताया कि जैसे दीक्षित ऊपर नहीं आए तो खुद उतर के जा रही थी नीचे देखने के लिए। उसने देखा कि कैसे 3 नकाबपोश हथियार से लैस दीक्षित के गले पर चाकू रखे हुए हैं। इसका मतलब था कि जब ये 3 लुटेरे थे घर के अंदर आए तो पुलिस को यह था कि जो भी इस घर के दरवाजे थे एंट्री के वो सेफ थे, मतलब इस घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं थी। ये कहना कि 3 लोग दीक्षित के गले के ऊपर चाकू रख करके ऊपर की तरफ लेके आ रहे थे, ये जबरदस्ती हो गया, क्योंकि दरवाजे पर कहीं भी फोर्सफुली एंट्री नहीं है। तो ये था दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जब दीक्षित को मारना ही था तो लुटेरे लोग उसके गले पर चाकू रख के ऊपर क्यों लेके आ रहे थे, जबकि पार्किंग एरिया में ही मारना आसान था। दोनों चीजें थी। अगर उन्हें मालूम नहीं था कि घर में कितने लोग हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। क्या पता ऊपर के कमरे में कोई मेल हो और मारना और मुश्किल हो जाए, तो बिल्कुल वो रिस्क नहीं लेते। जब उन्हें मारना ही था तो पार्किंग एरिया में ही मारते, क्योंकि वहां मारना आसान था दीक्षित को। अगर उन्हें मालूम था इस घर में फर्स्ट फ्लोर पर 2 लोग हैं, एक दीक्षित की वाइफ और एक 1.5 साल की बेटी, तो इसका मतलब कि उन्हें इस घर के बारे में कोई जानकारी दी थी। घर के बारे में उन लोगों को सब कुछ पता था। तो यही बात पुलिस को हजम नहीं हुई कि पार्किंग एरिया में मारने के बजाय उसको ऊपर तक बेडरूम में लाके क्यों मारेगा। यह था तीसरा झूठ। चौथा झूठ में एक अजीब चीज हुई। बेल्सी ने बताया था कि जैसे लुटेरे घर में आए तो उसको बाथरूम में बंद करते हैं और जितने भी उसके जेवर थे सब उतरवा लेते हैं और घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, कुछ पैसे भी चोरी करके ले जाते हैं। पर पुलिस ने अपने तहकीकात में पाया कि जो दीक्षित जरीवाल के ऊपर जितने भी जेवर थे, गहने थे, उसके बॉडी के ऊपर, जैसे अंगूठी हो गया, गले में सोने की चैन थी, वो सब जैसा था वैसे ही था। लुटेरों ने उसका कुछ भी नहीं लूटा था। तो सवाल यहां यह उठता है कि जब लुटेरों का मकसद लूटपाट था तो जिसको मारा उसको क्यों नहीं लूटा, उसका सामान क्यों छोड़ के चले गए लुटेरे। तो जो लूटपाट की थ्योरी है वो पुलिस के लिए थोड़ा सा शक पैदा करती है। पांचवा झूठ यह था कि बेल्सी ने पुलिस को बताया कि जब दीक्षित को पार्किंग एरिया से ऊपर सीढ़ियों की तरफ लुटेरे लेके आ रहे थे तो उन दोनों में सब धक्का मुक्की हो रही थी, मारपीट भी हो रही थी। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि दीक्षित चश्मा पहनता था, और चश्मा ऐसे कैसे, चश्मा क्यों नहीं गिरा। तो यह थ्योरी भी पुलिस को गलत लगी। और छठवां झूठ यह था जो बेल्सी के ऊपर गिरफ्तारी का कील ठोक दी। बेल्सी ने जितने भी बयान दिए उतने बयान में बताया पुलिस को कि 3 लुटेरे घर के अंदर एंट्री किए थे, मतलब गिनती के 3 थे। लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाली तो पाया कि उस टाइम पे सिर्फ 2 शख्स की एंट्री थी। तो ये 6 चीजें थी जो बेल्सी ने पुलिस को बताई थी, और इन सब के ऊपर बारीकी से जब पुलिस ने जांच किया तब जाकर बेल्सी का झूठ बेनकाब हुआ। इन 6 सवालों का जवाब बेल्सी नहीं दे पाती है। फिर पुलिस बेल्सी को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पर पुलिस से दोबारा पूछताछ होता है, सच्चाई उगलवाया जाता है, पर बेल्सी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन वही फिर से पुलिस अंदाज, जब पुलिस अपनाती है तो बेल्सी मुंह खोलती है और सारी सच्चाई उगलती है। बेल्सी ने अपने कहानी में बताया कि मैं स्कूल टाइम में ही एक सुकेतु नाम के लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे, लेकिन घर वालों की राजामंदी न होने के कारण सुकेतु की शादी किसी और से हो गई और मेरी शादी दीक्षित जरीवाला से हो गई। लेकिन शादी होने के बाद भी हम लोग तो फिर पुलिस ने पूछा कि जब सुकेतु से इतना प्यार करती थी तो दीक्षित को बिना मारे ही सुकेतु से शादी कर लेती। तब बेल्सी ने बताया कि नहीं, अगर दीक्षित को बिना मारे सुकेतु से शादी करती तो दीक्षित के जितने भी जायदाद थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो मेरे हाथ नहीं आती। वो सुकेतु के साथ शादी भी करना चाहती थी और दीक्षित को छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन दीक्षित की जायदाद को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये चीजें कैसे मुमकिन होगा, इसी को मुमकिन बनाने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा, एक प्लान बनाया। सुकेतु और उसका ड्राइवर 28 जून की रात इसलिए चुनते हैं कि उस दिन दीक्षित जरीवाला के कोई भी परिवार या कोई भी रिश्तेदार
सूरत के अंदर नहीं था, सब किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे। और इस बात को बखूबी जानती थी वेल्सी, इसलिए वेल्सी ने वो तारीख निर्धारित की ताकि दीक्षित को मारना आसान हो जाएगा। और उस दिन जैसे ही डिनर पार्टी से पति पत्नी घर के अंदर आते हैं तो दीक्षित की पत्नी बोलती है वेल्सी की, आप अंदर जाइए, मैं दरवाजा लगा के आती हूं। और वो दरवाजा लगाती नहीं है, वो दरवाजे को भिड़का करके सटा करके चली जाती है अंदर। और आने वाला शख्स सुकेतु और उसके ड्राइवर को पता था कि दरवाजा खुला मिलेगा, तो ये सब टाइम फिक्स था। इसीलिए वो लोग चेहरे पर लगाने वाला नकाब, चाकू, मिर्ची पाउडर, एक आध और हथियार लेके आए थे। जो भी जरूरत पड़ेगा उस सबका इस्तेमाल करेंगे। दोनों दीक्षित के ऊपर चाकू से हमला करते हैं और जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग दीक्षित को मार रहे थे तो दीक्षित की वाइफ वेल्सी अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देख रही थी, छटपटाते हुए, चिल्लाते हुए देख रही थी। और बकायदा दीक्षित को मरने के बाद उस सुकेतु को बोली, इसको चेक करो कहीं जिंदा तो नहीं है। तो सुकेतु इसको हिलाया डुलाया, चेक किया और बताया वेल्सी को कि ना, अब ये मर चुका है। फिर वेल्सी ने अपना जितने भी जेवर गहने पहने थे सुकेतु और उसके ड्राइवर को दिए और घर का सामान बिखेर दिया, फैला दिया ताकि लगे लोगों को कि कोई लूटपाट के नियत से अंदर घुसा था। फिर मौका देकर वेल्सी ने बाथरूम का शीशा तोड़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं, फिर पुलिस को फोन करते हैं। और पुलिस के आने के बाद पुलिस इसी कहानी के अंदर कई दिन तक उलझ कर रह जाती है। तो ये थी दीक्षित जरीवाला की मर्डर मिस्ट्री की कहानी। फिर पुलिस ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आप रो रहे हो धाड़ मार मार के, तो नौटंकी और नाटक भी हो सकता है। लेकिन उनका रिश्तेदारों ने भी बताया, क्योंकि वेल्सी से सबको हमदर्दी थी, नई नई शादी हुई थी, 2 साल अभी शादी के हुआ था, तो सबने देखा कि वो जिस तरीके से दहाड़ मार मार कर रो रही थी, वो बेहोश भी हो जा रही थी। पर ये कैसे प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसू, उसका गम फर्जी है, क्योंकि कातिल भी वही है। तो जरीवाल के रिश्तेदार को भी और वेल्सी के रिश्तेदार को भी लगता था कि अगर ये नाटक है तो वैसे कैसे आदमी कर सकता है, एकदम से दर्द अपना ब्याह करना, इतने बेहोश होना रोते रोते। ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। पुलिस का यह भी कहना था कि अगर वो कोई भी बयान ना देती पुलिस को तो शायद पुलिस को उसके पास तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। लेकिन कातिल कितना भी साथी क्यों ना हो, वो अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ के ही जाता। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि ये 1.5 साल की बच्ची, जिसकी मां ने बाप को जान ले ली, मां खुद जेल चली गई, लेकिन ये 1.5 साल की बच्ची अब बिना माँ बाप के इस दुनिया में रहेगी। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है इस कहानी की। और ऐसे भी किसी के चेहरे से या किसी के इमोशन से या फिर उसके हाव भाव से उसके बारे में राय काम करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। पहले अच्छी तरीके से जांच परख ले, फिर राय दे, फिर फैसला ले, क्योंकि इस दुनिया में चेहरे के ऊपर चेहरा और चेहरे के ऊपर मुखौटा बहुत होते हैं। ये कहानी उसकी एक मिसाल है। तो कहानियों से अब विदा लेते हैं हम। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।